हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पापा को गए अब 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर लगता है मानो जैसे अभी कल की ही बात है। हॉस्पिटल के आईसीयू के एक बेड पर पापा का बेजान जिस्म पड़ा था। हमें बताया गया था कि अभी 10 मिनट पहले ही वो हमको छोड़कर चले गए। उस समय मैं जोर जोर से रोते हुए ड्यूटी डॉक्टर से कह रहा था कि वो फौरन आंख के हॉस्पिटल में फोन करके वहां के स्टाफ को बुलाकर पापा की आंखें डोनेट करने में मेरी मदद करे। पूरे घर को मालूम था कि पापा ने अपनी आंखें दान करने का फैसला किया था और हम सभी को हिदायत दी थी कि उनके मरने के बाद फौरन आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बुलाकर उनकी आंखें दान कर दी जाए। पर पता नहीं क्यों ड्यूटी डॉक्टर को मेरा यह प्रस्ताव पसंद नहीं आ रहा था और वो यहाँ वहाँ के बहाने मारने में लग गया था। 2-3 घंटे उन्हें आने में लग जाएंगे, फिर 3-4 घंटों का प्रोसीजर है, शाम यही हो जाएगी, कब संस्कार करोगे वगैरह वगैरह। उस दुख की घड़ी में भी मुझे बहुत हैरत भी थी कि आखिर क्यों पापा की आंखों को डोनेट करने में मना किया जा रहा है। मैंने तब गूगल से नंबर लेकर खुद ही आई हॉस्पिटल फोन किया और उनके कहने पर उनकी ड्यूटी डॉक्टर से बात करवाई। मेरे सामने ही उस ड्यूटी डॉक्टर ने जाने उनसे अपनी डॉक्टरी भाषा में क्या कहा कि वो सुनते ही आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों के भी सुर बदल गए। हमें बहुत गर्व है कि आपने इस दुख की घड़ी में भी यह फैसला लिया, पर आपके पिताजी का जिस बीमारी से इंतकाल हुआ है उसमें आंखें डोनेट नहीं की जा सकती। पापा का लीवर डैमेज हुआ था और फिर 15 दिन के उनके आईसीयू प्रवास में शरीर के सारे अंग एक एक करके जवाब दे गए थे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का नाम दिया गया था इसको, पर डॉक्टरी का काखागा भी मालूम न होते हुए भी पता था कि हमें घुट्टी में कुछ और ही पिलाया जा रहा है। यह तो बहुत बाद में पता चला था कि पापा की सांसें तो 1 दिन पहले ही टूट चुकी थी और वेंटिलेटर पर चल रही उनकी छाती की ही हम उनकी सांसें मानकर उनके लिए प्रार्थना में लगे हुए थे। और जब तक पापा को मृत घोषित किया गया था तब तक उनकी आंखें डोनेट करने लायक ही नहीं बची थी। खैर, पापा की वो इच्छा हम पूरी नहीं कर सके थे, हमारा कोई कसूर भी नहीं था, पर पापा के होते उनकी कोई बात पूरी ना हो यह पूरे घर में कोई सोच भी नहीं सकता था। पापा अपने आप में एक पूरी मिलिट्री थे, सख्त अनुशासन प्रिय, समय के पाबंद, उसूलों के पक्के, जुबान के साफ। किसी भी तरह की हेरा फेरी या झूठ बर्दाश्त नहीं होता था। सफाई पसंद इतने थे कि मजाल है कि हमारे घर में कहीं एक कतरा भी गंदगी मिल जाए। सारे का सारा सामान बिल्कुल तरतीब से चाहिए था उन्हें। रात को लाइट जाने पर हम बिना मोमबत्ती के भी घर के किसी भी कोने से कोई भी सामान बड़े आराम से ला सकते थे। हमें समझाने के लिए उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके एक बार घूर के देखने भर से हम पूरे के पूरे ग्रंथ का सार जान लेते थे और अगर कभी उनके कहने से नहीं चले तो पता नहीं कब एक झन्नाटेदार हाथ पड़ता था गाल पर और फिर ना जाने कितने ही समय तक आंखों के आगे भिन्न भिन्न तरह की चिड़िया घूमती रहती थी। हमारे होश में कभी भी उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। सच्चाई और असूलों के लिए किसी भी बड़े से बड़े भिड़ जाना उनकी फितरत थी। उनके घर आने से 1 घंटा पहले से ही मम्मी हमको धमकाना शुरू कर देती थी, आने दो, पापा को बताती हूँ। और इतना सुनते ही हम अपनी किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर देते थे। सन्नाटा इतना कि मानो कर्फ्यू लगा हो, पर कितने भी सख्त क्यों ना थे, अपने बच्चों का भला देखने में सचमुच में भगवान ही थे। एक ही कमरे के बहुत छोटे से घर में हम सब रहते थे। पापा की कमाई भी इतनी नहीं थी कि हम अपने शौक पूरे कर पाते, बस जरूरतें ही किसी तरह मुश्किल से मुकम्मल होती थी। मेरे बड़े होने पर मेरे कपड़े मेरे छोटे भाई को पहनाए जाते, मेरी किताबें 2 साल के बाद उसी के काम आती।
पर पापा ने कभी भी पैसों की कमी को हमारी पढ़ाई में, हमारी परवरिश में आड़े नहीं आने दिया। उनको पता लगने की देर होती थी कि हमें किसी कॉपी किताब या फिर कुछ सामान की जरूरत है, और वो हमारे बिना कुछ कहे ही अगले ही दिन हमारे पास होता था। हमारे घर में तब टीवी नहीं था और गली में बहुत गिने चुने लोगों को ही यह मयस्सर था, और हम पड़ोसियों के घर चित्रहार या हफ्ते की फिल्म देखने चले जाते थे। एक बार पड़ोसी के बच्चे ने कुछ कहा सुनी होने पर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझ पर अपनी टीवी वाली अमेरिकी धौंस भी दे डाली। मेरी रोते रोते हिचकियां बंध चुकी थी। पापा जैसे ही घर आए मैं उनसे लिपट कर रो रहा था। पापा, क्या हम गरीब हैं? क्या हम सचमुच में गरीब हैं? पापा तब तो कुछ नहीं बोले थे, पर मुझे याद है कि 24 घंटों के अंदर ही अंदर हमारे घर की छत पर टीवी का एंटीना लग रहा था। यह सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सिर्फ पापा ही जानते थे। पापा हमारे सुपरमैन थे, हीरो थे। समझाते थे कि झूठ मत बोलो, बड़ों की इज्जत करो, किसी का हक मत मारो। हर हफ्ते रविवार को मेरे और छोटे भाई की सरसों के तेल से कड़क मालिश किया करते थे। दिल ही दिल में सोचता था कि बड़े होकर मैं भी पापा के जैसे ही बनूंगा, बस उनके जैसे सख्त नहीं बनूंगा। पर मुझमें और पापा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पापा सख्त तरतीब से चलने वाले, वहीं मेरी चाल उनसे ठीक बिल्कुल उल्टी। पापा के पास 20-20 साल पुरानी चिट्ठियां भी तारीख के हिसाब से तार में सिलसिलेवार पिरोई हुई थी, और मुझे यह भी याद नहीं रहता था कि 20 मिनट पहले जो पेन मेरे हाथ में था वो कहाँ रख दिया। छोटा भाई सीधा सा था और इसलिए वो पापा के गुस्से से बच जाता था। मेरी चंचलता और चपलता मेरे गालों पर पापा के चांटों का सबब बन जाती थी। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। पृष्ठभूमि अब से करीब 40 साल पहले। मैं तब कक्षा 8 में पढ़ता था। एक शाम को पापा जब दफ्तर से वापस आए तो उनका मूड बहुत अच्छा लग रहा था। जरूर कोई खास बात है, मन में यही बात आई थी। खाना खाने के बाद पापा ने मुझसे कहा था, बेटा जरा मेरे ऑफिस का बैग लाना। तो पापा ने इस जादूगर की तरह जो दर्शकों से भरे हॉल में अपनी टोपी में से खरगोश निकालता था, अपने बैग से बड़ी रहस्यमयता से एक चमकती सी चीज निकाली और बड़े अंदाज से लहराते हुए वो हमें दिखाया। अरे यह तो पेन है, सचमुच इतना सुंदर। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था। वो एक स्टील का सचमुच बहुत ही सुंदर पेन था। हम सभी ने उस पेन को हाथ में लेकर बारी बारी से बड़ी बारीकी से मुआयना किया। कारीगरी का बेजोड़ नमूना था। वो हल्की हल्की नक्काशी की गई थी और दूसरे पेनों के मुकाबले काफी भारी था। वो प्योर स्टील का है, इंपोर्टेड, सबसे अच्छी कंपनी का। पापा बड़े जोश से हमें बता रहे थे। कितने का है जी? बड़ा महंगा लग रहा है, मम्मी ने पूछा था। पूरे 56 रुपए का है। पापा ने जैसे पूरे घर में मानो बम फेंक दिया था। 56 रुपए? मम्मी की घबराहट भरी आवाज आई थी। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा महंगा पेन लेने की? घर का बजट ही बिगड़ जाएगा। मैं भी मन ही मन हिसाब लगाने में जुटा था। मेरे 1 महीने की पॉकेट मनी हुई 5 रुपए, तो यह पेन तो मेरे 11 महीनों के जेब खर्च से भी ज्यादा है। कोई बजट नहीं बिगड़ेगा। अब पापा बोले थे, परसों हमारे सेक्शन ऑफिसर वर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, उनको एक अच्छा सा गिफ्ट देना तो बनता ही था ना। और जो तुम मुझको 50 रुपए महीने के खर्च के देती हो ना, उसी में से 3 महीने 20-20 रुपए अलग रख के यह पेन खरीदा है। इतना अच्छा पेन है कि वर्मा जी अरसा याद रखेंगे मुझे। अब मुस्कुराने की बारी मम्मी की थी, क्योंकि यह पेन अब घर का बजट नहीं बिगाड़ने जा रहा था। पापा ने वो पेन मम्मी को दे दिया। परसों मैं जब ऑफिस जाऊं तो याद से मुझे दे देना, और हाँ, इसको गिफ्ट पेपर से पैक भी कर देना। मम्मी ने पापा से लेकर वो पेन अलमारी की अपनी दराज में रख दिया। अब उस रात मुझे नींद कहाँ। आंखों के सामने 56 रुपए का प्योर स्टील का वो इम्पोर्टेड पेन जो घूम रहा था। अगर मैं यह पेन अपने दोस्तों को दिखलाऊं तो कितना रौब झड़ेगा।
कहूँगा मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, कहूँगा कि पूरे 100 रुपए का है, दूर से ही दिखलाऊंगा। फिर कोई नहीं कहेगा कि हर रोज वही सिलाई मारी पैंट पहनकर आ जाता है, या इसके पास तो कैंटीन में 20 पैसे का ब्रेड पकौड़ा खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते। क्या पता वो मुझे मॉनिटर ही बना दे। बस यही ख्याली पुलाव बनाते बनाते कब नींद के आगोश में चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अगले रोज सुबह बिना किसी के उठाए सबसे पहले मैं उठ चुका था। बैग रात को ही तैयार कर लिया था, जूते रात को ही पॉलिश हो चुके थे। पापा नहा रहे थे और मम्मी रसोई में मेरा लंच तैयार कर रही थी। तब जोर से धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने अलमारी से मम्मी के दराज से ओ पेन धीरे से निकाला और चुपके से अपने स्कूल बैग में रख लिया। मम्मी बाय पापा बाय का उद्घोष करते हुए मैं स्कूल बस के स्टैंड की तरफ भाग रहा था। मेरी क्लास में उस दिन शोर मचा हुआ था। 2 गुट बन चुके थे, एक मेरी तरफ जो बार बार उस पेन को छूकर पकड़कर देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरा गुट उन बच्चों का था जिनके पिता बड़े बड़े अफसर लगे थे, अमीर थे और जिन्हें अपना रुतबा झाड़ने में मजा आता था, क्योंकि मैं उनकी अमीरी की धौंस में आकर उनकी जी हुजूरी नहीं करता था, तो इसलिए उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभता था। मेरे इस पेन ने उनके अहंकार को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी, लिहाजा मेरा पेन उन्हें तो बिल्कुल नहीं सुहाना था। 100 रुपए कभी देखे भी हैं? ऐसे पेन तो 5-5 रुपए में धक्के खा रहे होते हैं। इससे अच्छे तो 5-6 पेन तो मेरे स्टोर में ही पड़े हैं। दूसरे गुट का सरगना बोला था। मुझे आग लग गई थी। अबे भिखारी की औलाद, कभी देखा भी है ऐसा पेन? तेरे पापा तो महीने में इतना भी ना कमा पाते होंगे, तभी 5-5 रुपए के पेन लाकर रखता है। मेरे पेन ने मुझे एक अरसे से दबी भड़ास निकालने का मौका और हिम्मत दोनों एक ही झटके में दे दी थी। बस इतना कहते ही जंग शुरू हो चुकी थी। हम दोनों गुत्थम गुत्था होकर जमीन पर लौट रहे थे। घूसे लाते सब कुछ चल रहा था, शोर मच चुका था। शायद उस दिन मेरा जोश कुछ ज्यादा ही उछाले मार रहा था। थोड़ी देर के बाद ही दूसरे दल के सरगना ने हाथ खड़े कर दिए थे। आज यह मेरी नहीं, मेरे पेन की जीत थी। सभी ने चाहे मन से या मजबूरी से मेरे पेन की बादशाहत को स्वीकार कर लिया था। स्कूल से आते हुए मेरे कदम मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर आते ही बैग से झटके से लंच बॉक्स निकाला, किचन में रखा और कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने खाना लगा दिया और मैं खा पी कर मस्ताने लगा। बेटा, गोयल की दुकान से जरा अच्छा वाला पैकिंग पेपर ले आ, पापा का पेन पैक करना है। घर में जो पेपर रखा है वो इस पेन के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी के यह कहते हुए मानो मेरी तंद्रा टूटी थी। पेन तो मेरे बैग में ही पड़ा था। ठीक है मम्मी, अभी लाता हूँ। यह कहकर मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि कब मम्मी किचन में जाती है और कब मैं पेन वापस उनकी दराज में रख दूं। खैर मम्मी थोड़ी देर के बाद ही किचन में दाल चढ़ाने चली गई और मैंने पेन निकालने के लिए बैग की चेन खोल दी। कहाँ है मेरे पेन, कहाँ है तू? मैं मस्ती में गुनगुनाता जा रहा था। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अचानक ही मेरे कानों से मानो गर्म लावा सा बहना शुरू हो गया था। पेन पूरे बैग में कहीं ना था। 1 बार 10 बार 100 बार बैग देखा, एक एक कॉपी किताबें को निकाल के देखा। बैग के एक एक खाने में दसियों बार ढूंढ मारा, पर वो पेन कहीं नहीं था। मेरा दिल सीने से मानो बाहर ही गिर पड़ा था। मेरी रुलाई छूट गई थी और मैं बुरी तरह कांपना शुरू कर चुका था। मम्मी भागती चली आई थी कमरे में, घबरा गई थी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ बता तो सही, क्यों रो रहा है? मम्मी को पास देख रोना और तेज हो चुका था। कुछ ही समय में मेरी हिचकियां बंध चुकी थी। मम्मी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने मुझे झंझोड़ ही दिया था। कुछ बताएगा भी कि क्या हुआ है? वो चीखी थी, मम्मी पेन गुम हो गया, किसी ने चोरी कर लिया बैग से। मैं हिचकियां लेते बोला था, कौन सा पेन, कैसा पेन? पेन तो तू रोज ही घुमा कर आता है। मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पापा के स्टील वाला पेन,
कोई चोरी करके ले गया बैग से। पापा वाला पेन तो मेरी दराज में रखा है। मम्मी को शायद अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर अचानक ही जैसे वो सब समझ गई थी। उनकी आंखें फैल गई थी, मुंह खुले का खुला रह गया था। भागकर वो अलमारी तक गई थी और दराज में वो पेन ना पाकर मानो उनका लकवा सा ही मार गया था। तू पेन मेरी दराज से निकाल कर स्कूल ले गया था और गुम कर लाया। मम्मी ने खींच कर दिया था एक मेरे गाल पर। अब क्या होगा? पापा तो अभी शाम को घर आते ही होंगे, उन्हें तो कल गिफ्ट करना था उसे। मम्मी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी थी। मम्मी बचा लो, किसी तरह बचा लो, आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। पापा मुझे मार डालेंगे, बचा लो मम्मी बचा लो। मैं लगातार रोता ही जा रहा था। मम्मी के चेहरे पर भी पसीना साफ छलकने लगा था और वो भी बेहद तनावग्रस्त हो गई थी। यह अच्छा नहीं हुआ। 3 महीने पैसे बचा के वो पेन खरीदा था, आज तो भगवान का ही आसरा है। उनकी बात सुनकर मेरा रोना और भी ऊंचा हो गया था। तभी मम्मी को ना जाने क्या सूझा कि वो फौरन किचन में चली गई। थोड़ी देर तक दालों के डब्बों के खुलने और बंद होने की आवाज आती रही और वो जब वापस आई थी तो उनके हाथ में 10-10 और 5-5 के कुछ नोट दबे थे। उन्होंने फौरन चप्पल पहनी और मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर घसीटते ही ले चल पड़ी। घर के बाहर वाली मार्केट में जितनी भी स्टेशनरी की दुकानें थी, सभी से बारी बारी जाकर उस पेन के बारे में पूछा। बहन जी, इस मार्केट में 56 रुपए वाला पेन कौन रखेगा? और यहाँ इंपोर्टेड पेन कोई रखता भी नहीं है। यह तो आपको कनॉट प्लेस या नई सड़क में ही मिल सकता है। दुकानदारों का जवाब लगभग एक जैसा ही था। मम्मी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी होती जा रही थी। आखिर में हमें बेरंग ही वापस घर लौटना पड़ा। मेरी हालत कसाई घर की तरफ जाते उस बकरे की तरह थी जिसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। पापा के घर में घुसते ही मम्मी ने उनको हमेशा की तरह पानी दिया और फिर पापा रोज की तरह चाय पीते पीते मम्मी को अपने पूरे दिन की रिपोर्ट देने लगे। कल मैं दफ्तर से आते लेट हो जाऊंगा। वर्मा जी की पार्टी शुरू ही 5 बजे होगी। पापा के इतना कहते ही मेरे कान लाल हो चुके थे। पता था कि अब कयामत की घड़ी आ चुकी है। आंखों से आंसू फिर से गिरने लगे थे, पर चेहरे के आगे किताब रखी होने से दोनों को पता नहीं चला था। एक बात कहनी है, अगर बुरा ना मानो तो। मम्मी ने बात शुरू कर ही दी थी। हाँ बोलो। पापा मम्मी के चेहरे को देखते ही समझ गए थे कि बात बहुत गंभीर है। देखो, नाराज मत होना, अपने बेटे से एक गलती हो गई है, बच्चा ही तो है। मम्मी ने भूमिका बांधनी शुरू की थी, पर पापा तो पापा ही थे, बिना किसी लाग लपेट के सीधी सच्ची बात सुनने के आदी। घुमा फिरा के नहीं, सीधे शब्दों में कहो, कहते हुए पापा ने मुझे देखा था। उनकी आवाज से ही मेरी हालत पतली हो चुकी थी। आपका वो स्टील वाला पेन इससे गुम हो गया है। गलती से स्कूल लेकर गया था, किसी ने बैग से निकाल लिया। इसकी गलती नहीं थी, वो तो मम्मी अपना पूरा जोर लगा रही थी। पापा ने सिर्फ हाथ उठाकर मम्मी को बोलने से रोक दिया था और मेरी तरफ सर्द नजरों से मुझे देखा था। बांध टूट चुका था। मेरा फिर से बहुत जोर से रोना छूट चुका था। पापा के एक इशारे पे मैं उनसे पड़ने वाले थप्पड़ों की झड़ी के दायरे में आ चुका था। क्यों लेकर गए थे? क्या जरूरत पड़ गई थी? सच, सिर्फ सच ही बताना। पापा, स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, गरीब कहते हैं। बच्चों को दिखाना चाहता था कि हम भी अमीर हैं, हमारे पास भी पैसे हैं, हमारे पास भी महंगा वाला पेन है। मेरी आंखें जमीन में ही गड़ी हुई थी। पापा की तरफ देख ही नहीं पा रहा था, पर पता था कि क्या होने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा कभी हमारे घर में पहले नहीं हुआ था। साफ था कि यह तूफान से पहले की भयंकर शांति है। इस बार तूफान सारे किनारे तोड़ डालने को आमादा था। कनखियों से पापा के हाथ की हरकत देखी थी। पापा का हाथ उठते ही आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी। कयामत की वो घड़ी आखिर आ ही गई थी।
पर पापा का वो हाथ गाल पर ना पड़कर बड़े प्यार से मेरे सिर पर रुक गया था। पापा मेरे सिर पर प्यार से अपना हाथ फेर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। झन्नाटेदार थप्पड़ तो उस समय की सबसे स्वाभाविक क्रिया थी, जिसके लिए मैं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर बैठा था। पर पापा का यह रूप मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर था। मैंने डरते डरते आंखें खोलकर पापा की तरफ देखा था। जिंदगी में पहली और शायद आखिरी बार पापा की आंखों में नमी देखी थी। पापा ने फौरन यह बात भांप ली, जाओ सो जाओ, आगे से ऐसा ना करना। पापा के आवाज में मैंने ऐसी नरमी कभी नहीं सुनी थी। कठोर नारियल के नीचे मुलायम गिरी थी और फिर अथाह मीठा सागर, यह भी पहली बार ही महसूस हो रहा था। आदमी अपने को चाहे 100 आवरणों के पीछे छिपा ले, पर उसके संस्कार कभी न कभी उसका असली आईना बन ही जाते हैं। बंटवारे के समय का खून खराबा, किसी तरह जान बचा बिल्कुल खाली हाथ हिंदुस्तान पहुंचना, शरणार्थी बनकर दर दर भटकना, कैंप में ही जमीन पर सोना, छोटी सी उम्र में ही 18-18 घंटे अलग अलग काम करके किसी तरह घर के राशन का जुगाड़ बैठाना, अपने वसूलों से कोई भी समझौता ना करने की आदत के कारण बड़े बड़े लोगों से झगड़ा मोल ले लेना, कई जगह अपमानित होना और हिम्मत नहीं हारना, कुछ बड़े होने पर काम के साथ पत्राचार से मैट्रिक करना और फिर उर्दू का पेपर देकर एक सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी पर लग जाना। पापा की जिंदगी और खासकर उनका बचपन बहुत ही सख्त और मुश्किल हालात से गुजरा था और उस कड़वाहट से उनके ऊपर का आवरण बहुत कठोर हो चुका था, जो हम सभी को दिखता था, नजर आता था। पर अंदर ही अंदर उनके दिल में एक दरिया बहता था, उम्मीद का वो दरिया, जिसकी बदौलत वो अपने बच्चों को यानी हमें दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। उनके मन में भी शायद कहीं यह जोर से बैठे लालसा थी कि जो अभाव उन्होंने देखे थे और उनके बच्चे ना देखें। शायद उनके दिल के किसी गहरे कोने में छिपी वही मासूम सी ख्वाहिश आज मेरे लिए ढाल का काम कर गई थी। आज सोते समय पापा पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल में उनकी इज्जत 7वें आसमान तक जा पहुंची थी। सोते वक्त की प्रार्थना करते समय पापा की सेहत और लंबी उम्र की दुआ पहले मांगी, पर दिल में बस यही एक अफसोस रह गया था कि कल पापा वर्मा अंकल को पेन नहीं गिफ्ट कर पाएंगे। पापा के लिए दुखी होते। जब मैं रात की प्रार्थना खत्म करके बिस्तर पर लेट रहा था तो पलंग और दीवार की बीच वाली जगह में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। गौर से देखा तो मानो मेरी सांस ही रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने पापा का वो महंगा स्टील वाला पेन पड़ा था। पापा, मम्मी इधर आओ, जल्दी आओ। मैं खुशी के मारे चीख रहा था। पापा मम्मी दोनों भागते चले आए थे। क्या हुआ? मम्मी परेशान लहजे में चिल्लाई थी। मम्मी यह देखो। मम्मी पापा भी दोनों खिल गए थे उस कीमती स्टील के पेन को देखकर। एक कहाँ था? तू तो कह रहा था कि स्कूल में गुम कर आया, मम्मी पूछ रही थी। मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने स्कूल में पेन अपने बैग में ही डाला था, घर आया तो कहीं नहीं था और मैं बोलता ही जा रहा था और फिर अचानक ही सब साफ हो गया था। स्कूल से आने के बाद मैंने जब अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला था तो तभी उसके साथ यह पेन भी बाहर गिरकर बिस्तर के कोने में पहुंच गया था। पापा खुश थे। मम्मी भी उसी समय उसे घर में ही रख के गिफ्ट वाले पेपर में पैक कर रही थी और मैं खुशी के मारे इधर उधर हुए जा रहा था। छोटा भाई इन सब से बेखबर अपने ही मस्ती में सोता जा रहा था। उस दिन के बाद भी मैं पापा से बहुत बार पिटा, मार खाई, पर फिर कभी भी उस दिन के बाद मुझे वो मार, वो पिटाई बुरी नहीं लगी, बल्कि मैंने फिर हर बार उनकी मार के बाद अपनी गलती को खोजने की और उसको सुधारने की कोशिश की। पापा से मेरा रिश्ता और मजबूत होता गया और उनके जाने के आज 5 साल बाद भी वो किसी अनजान जगह से मुझे कुछ न कुछ सिखाने से लगते हैं, अपना आशीर्वाद देते लगते हैं। थैंक्स पापा के स्टील के ओ महंगे पेन, तुमने मेरे असली पापा से मेरा परिचय करवा दिया।
और इसके लिए तुम्हारी कीमत मेरे मन में हमेशा बेशकीमती बनी रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।